दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं ओम सिंह जी, जो चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन चलाती हैं। साथ ही साथ अभी उनकी एक बुक भी रिलीज़ हुई है। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, योगा, मनोविज्ञान, बहुत सारी चीज़ों से वो जुड़ी हुई हैं। हम बात करेंगे ओम जी के साथ कि उनकी शुरुआत कैसे हुई और फिर जो उन्होंने बुक लिखी है वो क्या है। ओम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। आप इलाहाबाद से आई, फिर बहुत सारी चीज़ें आपने इन्हेंस की अपनी पर्सनालिटी में धीरे धीरे, थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैरिज के बाद मैं लखनऊ आ गई थी। बेसिकली मैं प्रयागराज से हूँ और 2002 में मेरी मैरिज हुई। उसके बाद मैं लखनऊ आ गई। लखनऊ आने के बाद भी वो हर समय जो सीखने का एक कीड़ा दिमाग में रहता था कि कुछ नया करना है, सीखते चलना है। तो यहाँ आने के बाद फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से योग और नेचुरोपैथी की पढ़ाई शुरू करी। बीच में मैं फिर हस्बैंड के साथ शिप पे चली गई तो वो ब्रेक हुई। अच्छा। मुझे ड्रॉप करना पड़ा 1 साल। फिर वापस आके मैंने उसको कंटिन्यू किया। इसी बीच गवर्नमेंट जॉब्स के सब इनविटेशन, वो लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आते गए और शुरू के 2-3 जो हुए वो मिस हुए क्योंकि मैं शिप पे चली गई। उसके बाद एक आया जो बुलंदशहर का था। वहाँ पर मैं गई हस्बैंड के साथ, ज्वाइन करने की कोशिश की, मगर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी कि मैं 2-3 बार गई मगर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। अच्छा। फिर इसी तरह शिलोंग में सेंट्रल स्कूल का, इस तरह से करके 5 गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ी। तो इनिशियली तो बड़ा क्रेज रहा कि फॉरेन घूमे, सारे कंट्री को कवर करें। घूमने में मज़ा भी बहुत आया है, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए और बच्चों का स्कूल जाना शुरू हुआ, जब लगा कि अब छुट्टियां पॉसिबल नहीं है इतनी। बेटी ला मार्टिनर में पढ़ रही थी और वहाँ इतना छुट्टी का थोड़ा इशू रहता है। तब मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ कुछ करना चाहिए मुझे। तो पहले स्कूल खोलने की प्लानिंग हुई। जानकीपुरम में एक घर खरीदा। जब तक घर खरीद के हमने सेटअप करना शुरू किया कि एक प्ले स्कूल खोलेंगे, तब तक वहाँ पे 3-4 प्ले स्कूल खुल गए। अच्छा। मेरे घर के आसपास सेक्टर आई में। तो फिर वो आइडिया ड्रॉप किया, वो घर को एज इट इज़ रखा। फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती गई, या कहूँ कि मेरे पापा रेलवे में इंस्पेक्टर थे, तो मेरे पापा भी अपने वर्क पोर्शन में ही लोगों की काफ़ी हेल्प किया करते थे। जैसे उनके सारे सीनियर्स अपना काम उनसे कराते थे कि आप थोड़ा ये कर दीजिएगा, सिंह साहब आप ये फाइल में हेल्प कर दीजिएगा, या और भी लोगों की मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करते थे। तो कहीं ना कहीं वो जीन्स और डीएनए में था, वो आया और वो उस सर्कमस्टांसेस में वो प्रकट हुआ। तो इस तरह से फिर मैंने चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन बनाया 2016 में और काम करना शुरू किया। कॉन्सेप्ट ये रखा कि किसी से मांगेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेना एक अलग चीज़ होती है, मगर हर जगह लोगों से सीख करना कि हम लें और फिर हेल्प करें थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा। तो अपना एक कॉन्सेप्ट किया कि अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न आता था, उस रिटर्न से जो आज तक चल रहा है उस रिटर्न का एक अमाउंट निकाला और उससे ये सेवा कार्य चल रहा है। इसी तरह रसोई भोजन सेवा जो कि वीक में 2 दिन चलती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज़ किया क्योंकि महानगर में भावराव देवरस के पास खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ पर, अदर देन कोकोनट वाटर, नारियल पानी के अलावा कुछ नहीं। और वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान होते थे, भूखे होते थे। क्योंकि मैं वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप करा रही थी, मैं रेगुलर जा रही थी वहाँ पर, देख रही थी। एवरी मंडे फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी हॉस्पिटल में। सामने एक रेजा मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे लोग ब्लड सैंपल वगैरह देके भूखे बैठे रहते थे रिपोर्ट के लिए। तो मुझे लगा यहाँ पे भोजन सेवा की ज़रूरत है, तो वो एक छोटी सी सेवा अपनी तरफ से जो चल रही है। 3 साल पूरे हो गए ईश्वर की कृपा से। अब ये 4था साल चल रहा है। किस किस दिन होती है? पहले तो हम लोग इसको मंडे और थर्सडे करते थे, लेकिन अभी कुछ चेंजेस किए हैं, इसको हम लोग वेडनेसडे और सैटरडे करते हैं। ये सप्ताह में 2 दिन अपनी तरफ से रहता है। कभी कभी लोग सपोर्ट कर देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं थोड़े से। एक दिन का कोई अपनी तरफ से कर देता है तो हमें एक सपोर्ट हो जाता है। वैसे भी सामाजिक काम बिना सपोर्ट के नहीं चलता। बिल्कुल, सामाजिक काम नाम ही है सामाजिक, कि आप सबको जोड़ के चलें। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे गरीब बच्चियों के लिए कभी कभी स्टेशनरी किट वगैरह मैं दे देती हूँ। और वहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कभी कभी बर्ड हाउस जो नेचर लवर्स हैं उनको देते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे कोशिश है कि कई चीज़ें करके रखें। अच्छा। और इसके अलावा लावारिस वार्ड जाती हूँ, बलरामपुर हॉस्पिटल के, वहाँ पे भी जो हो पा रहा है, बैसाखी वॉकर वगैरह। पुरुष वार्ड भी है, महिला वार्ड भी है, दोनों में सेवाएं दे रही हूँ। अच्छा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चों की मदद कर रही हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अभी प्रेजेंटली मैं आपको बताऊँ 5-6 बच्चों की, क्योंकि अभी सेशन शुरू हुआ है नया,
5-6 बच्चियों के लिए फीस और बुक्स का चल रहा था। तो अभी ये मेरा चल रहा है, 3 बच्चों का आ चुका है, 2 बच्चों का भाग्य डिसाइड करेगा कि उनके लिए कितना सपोर्ट आएगा। तो फिलहाल ये 5 बच्चों का है अभी इस समय। और अदरवाइज जिनको ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है स्कूल आने जाने में, तो उनके लिए हम लोग साइकिल का, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि गरीब परिवारों में क्या होता है कि लोग लड़कों को पढ़ाते हैं और लड़कियों को बैठा देते हैं कि साथ में काम पे ले जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो गर्ल्स हों उनका फीस, उनकी बुक्स, उनकी साइकिल जरूर हो पाए। अच्छा, और अभी आपने रंग इनमें तुम ही भरना, ये एक बुक है जिसमें कविताएं हैं जी। तो ये लिखने की कैसे सोची और जो इतनी सारी आपने कविताएं लिखी? ये एक्चुअली कोविड पैंडेमिक के पहले से ही मैं जो भी फील कर रही थी, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रही थी, तो वो बड़ा फील करती थी। मैं घर आके थोड़ा परेशान होती थी तो उसको लिखती थी। लिखने से मुझे अच्छा लगता था। वो लिखते लिखते मैंने देखा 50-60 हो गई। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं इसको कंपाइल करके एक बुक में कर दो। तो उसमें कई सारी चीज़ें जो आप पढ़ेंगे तो आप मतलब हम आपकी लाइफ के बीच से वो निकली है। जैसे इसमें एक कविता है, एक साइन, या ईश्वर की सौगात, या अभी तो इतिहास रचना बाकी है। कैसे एक छोटे से बच्चे को पेरेंट्स बड़ा करते हैं, और जब वो बड़ा होता है और अपनी बूढ़ी माँ है जो कि बिल्कुल मतलब जस्ट डेथ बेड पे है, तो वो सोच रहा है कि उसके जाने से पहले किस तरह से साइन करा लें उससे। तो ये पढ़ेंगे तो आप बड़ी मनोभाव सब निकल कर आएंगे, इमोशंस निकल कर आएंगे, जो देखा समझा उसको इसमें उतारा। अच्छा, तो कैसे इसकी लिखने से और प्रिंटिंग तक, यानी पाठकों के हाथों तक आने तक की जो यात्रा रही, वो आपने कैसे तय की? देखिए, ये लिख लिया था मैंने, मोर देन 100 पोएट्रीज मेरी हो गई थी। तो फिर ये हंट शुरू हुई, सर्च शुरू हुआ कि किस पब्लिशर से कराएं। अब मैं एकदम न्यू कमर हूँ, एकदम कुछ भी नहीं पता, पहली किताब थी, तो मुझे लगा था कि कैसे क्या किया जाए। तो मेरी फ्रेंड है ऋतुजा सिंह बघेल, बहुत अच्छी इंसान है, उन्होंने सपोर्ट किया। नॉर्मली आज के टाइम में सपोर्ट मिलना मुश्किल होता है, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो फिर इस पब्लिशर, ये नोएडा के, इनसे कम्युनिकेशन हुआ। अच्छा। और फिर आगे इसको मैंने आगे बढ़ाया, और भी कई लोगों ने हेल्प किया, मगर वो फ्रेम आउट नहीं हो पाया था। अच्छा। लेकिन इसमें मैंने एडिटिंग, करेक्शन सब कुछ खुद किया है। ओके। और ये जो फ्रंट पेज आप देख रहे हैं, मैंने खुद डिज़ाइन किया है। अरे वाह! तो देखिए, आप ओम सिंह की डिज़ाइन भी देख लीजिए। और ये कहाँ, कैसे पाठक हासिल कर सकते हैं अगर खरीदना ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और मैं फ्रंट पेज के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। इसमें मैंने नाम रखा था, रंग इनमें तुम ही भरना। आप इसमें देखेंगे ग्लोव में एक फीमेल फिगर, एक स्त्री है जो कि व्हाइट कलर की है। उसके जीवन में कोई रंग नहीं है। उसके जीवन में कौन रंग भर सकता है? उसके फादर, उसका लाइफ पार्टनर, उसका बेटा, उसका वर्क प्लेस, उसका इंडिपेंडेंट होना, उसका स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होना उसके पास, ये सब कुछ मिल करके उसकी जो आत्मनिर्भर होना, तो ये सब मिल करके उसकी जिंदगी में रंग भर सकते हैं। और आप देखेंगे ग्लोव में से मैंने ग्रीन कलर नीचे टपकाया है, ब्रश है ऊपर फिर भी। इसका मतलब है कि हम इंसानों ने मिल करके इस प्रकृति से हरियाली हटाने की पूरी कोशिश की है, और पूरा इंतजाम किया है कि ग्लोव जो है वो कलरलेस हो जाए। आप देख रहे पानी भी लाइट कर दिया है मैंने, कि वहां पे भी प्रदूषण हो रखा है, हरियाली पूरी हट गई है। तो ये एक संदेश है, अंदर रचनाओं में भी है, कि अपने पर्यावरण के संतुलन के लिए हम लोग जरूर सोचे। जो इम्बैलेंस हमने क्रिएट किया है, जो हरियाली हटा के उजाड़ कर दिया है। देखिए, रंग भी हमने सब अलग कर दिए हैं, कलरलेस बनाया है ग्लोब को, कि इंसान अब भी से जग जाओ, अब भी समझदार हो जाए। रचना भी है, अब लौट चले। तो आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, आप भी जरूर पढ़िएगा, आपको अच्छी लगेंगी रचनाएं। आपने पर्यावरण का जिक्र किया, और आपकी जो संस्था है वो भी पर्यावरण के लिए काम करती है जी। क्या क्या उसके लिए आप लोग काम करते हैं? देखिए, हम लोग ने खूब पौधे लगाए। अभी मुझे लग रहा है 12 साल हो गए मुझे। जब एनजीओ नहीं भी बनाया था तो भी प्लांट्स लगा रही थी। बॉटनी से थी तो बड़ा इंटरेस्ट था। इलाहाबाद में भी लगाए, उन्नाव मेरी ससुराल है, वहाँ भी खूब पौधे लगाए हमने। लेकिन लखनऊ में मेरा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा, जब हमने एक कॉन्सेप्ट था, अमेरिकन कॉन्सेप्ट था, कि रिवर के किनारे या पानी का जहाँ बड़ा स्रोत हो वहाँ पौधे लगाते तो वो तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे से उनको, उनके रूट्स को पानी मिलता है। तो हमने गोमती के किनारे बहुत पौधे लगाए, और खरीद के पौधे लगाए। लेकिन बाद में पता चला कि माली या कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व थे जो पौधों को उखाड़ के नदी में फेंक देते थे, फिर वो जगह बनाते थे और फिर दूसरे पौधे लगवाते थे। क्योंकि हम लोग जब माली को हेल्प लेते थे तो उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड में देते थे, तो उस छोटे से रिवार्ड के लिए उसने इतना बड़ा मजाक किया। तो हमने यहाँ लगाना बंद किया। अभी स्पेशली मेरा फोकस है गौरैया संरक्षण पे, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि पर्यावरण के लिए गौरैया कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पैरो।
तो हम सबके क्यूमुलेटिव एफर्ट से बहुत लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। गौरैया की संख्या बढ़ रही है, उसके लिए हम लोग स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के बीच में आपस में क्विज़ कराना, उनसे आर्ट बनवाना, जब बनाएंगे तो वो अपने एक्सप्रेशंस भी उसमें डालेंगे। तो फिर उसमें गिफ्ट के रूप में उनको बर्ड हाउस गिफ्ट करना या मड पॉट्स, काकून, और साथ में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देना कि बर्ड हाउस है तो वो कहाँ इंस्टॉल होगा, कैसे चिड़िया आना शुरू करेगी, मेल फीमेल स्पैरो में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से करके ये किया, और LDA का सपोर्ट मिलता है मुझे इसमें। तो हम लोग ने पार्कों में भी काफ़ी सारे बर्ड हाउस इंस्टॉल किए, स्पैरो फीडर्स इंस्टॉल किए, और नगर निगम ने भी इसमें सपोर्ट किया हमको। तो लगभग ये करते हुए मुझे लगता है 10 साल हो रहे हैं स्पैरो कंजर्वेशन के लिए। और अब 20 मार्च को जब हम लोग विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, जब सुबह सुबह उठ के स्पैरो काउंट करते हैं, तो वो बढ़ गई हैं। इवन मेरी बालकनी में 10 से 12 स्पैरोज आती हैं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। समाज सेवा में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, उनका मुकाबला कैसे करती हैं? समाज भी हमारी कई बार आलोचना करता है, तमाम मुसीबतें आती हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा आलोचना तो सोशल मीडिया पे मिलता है। एक तरफ ये होता है कि हमें लगता है कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं, बहुत छोटे कामों को तो हम लोग नहीं डालते जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक तो हमें अपने NGO के लिए रिकॉर्ड भी रखना होता है। तो ये एक तरीका भी होता है कि हम डाल के उसमें अपलोड कर देंगे, वो रिकॉर्ड में रहेगा, और हो सकता है हमसे कहीं ना कहीं किसी को मोटिवेशन मिले। तो उसमें बहुत बार लोग सोशल मीडिया पे आके लिखते हैं कि आप करती भी हैं या बता रही हैं, और आपने एक बैसाखी और वॉकर दे दिया तो आप इसको बता रही। हम कह रहे हैं आप भी देख के दिखाओ ना। हम कर रहे हैं तो आप भी करके दिखाओ। आप एक बैसाखी खरीदो अपने पैसे से, आप अपने पॉकेट से खुद का पैसा निकालो, आप उसको परचेज करो और किसी नीडी को दो। आपको हैप्पीनेस तो मिलेगी, एक अंदर की सच्चाई भी आपको पता चलेगी। और ईश्वर सबको इस काम के लिए नहीं चुनते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं। हमें चुना है तो हमें अच्छा लगता है, हम ये काम करते हैं। और भी चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी बहुत सारी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट आती है, हमारे पास फंड नहीं होते हैं, और लोगों से सपोर्ट लेते हैं, लेकिन सपोर्ट लेने के लिए भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ता है। एज बीइंग एक आप अच्छे परिवार से हो तो आप हर जगह नहीं आप सबसे मांग सकते हैं। तो बहुत बार चीज़ें पेंडिंग में होती हैं, जब हम मदद नहीं कर पाते हैं तो वो साइकोलॉजिकली एक वो आता है प्रेशर की कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मानती मैं ये हूँ कि ईश्वर का आदेश है और हमें पूरा करना है। कॉर्पोरेट सिस्टम है, मेरा बॉस ऊपर बैठा है, वो मुझे वर्क दे रहा है, पूरा होगा तो रजिस्टर में एंट्री होगी, नहीं पूरा हो रहा है, पेंडिंग में जा रहा है, तो मुझे आत्मिक सुख नहीं मिलता है। और ये भी है कि कई बार हम दूसरों की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, कभी किसी की ज़रूरत रह जाती है तो वो भी आलोचना करता है। बिल्कुल, आप 100 लोग की मदद करो और आप 2 लोगों का नहीं कर पाओ, आप देखिए कैसे आलोचना मिलती है। और बहुत बार ये भी होता है कि गर्ल्स के एजुकेशन का मैं कर देती हूँ, बॉयज़ का मैं पेंडिंग में डाल देती हूँ, तो उसमें भी आता है मैसेज कि आपने हमारा नहीं किया। एक और लॉस है कि 20,000 आपने रखा था, सारा आपने सेवा कर डाला, आपने जो खुद की साड़ी खरीदनी थी वो रह गई। हाँ, आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। यस, आपको गोल्ड की इच्छा है तो आप सिल्वर में संतोष कर लें। आपको 10 साड़ियों की इच्छा है, मैं शौकीन हूँ कपड़ों की, 10 साड़ियों की इच्छा है तो 2-3 में सिमट जाइए, तभी आप सेवा कर सकते हैं। कुछ और संदेश देना चाहती हैं आप अपने से दूसरे लोगों को? बिल्कुल, संदेश ये देना चाहती हूँ कि लाइफ में जो खुद को अच्छा लगे, जो खुद को सुकून दे, जब आप रात में लेटें तो आपको ये संतोष हो कि आज पूरा दिन हमने अच्छे से जिया, हमने किसी को हैरेस नहीं किया मेंटली, फिजिकली, और मन, वचन और तन कर्म से हमने अहिंसा रखी। तो मुझे लगता है कि वो दैट इज़ द बेस्ट वे टू लिव लाइफ। आप बड़े संतोष से जी पाएंगे, बड़े खुश होकर जी पाएंगे। आत्मिक संतोष और आत्मिक सुख बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं आप जैसा खाते हैं वैसा दिखते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके कर्म निर्धारित होते हैं, वैसा ही रिफ्लेक्शन आता है। तो दोस्तों, ये थी ओम सिंह जी के साथ हमारी आज की बातचीत। हम लोग फिर किसी और एपिसोड में मिलेंगे, और ओम जी जिस तरीके के काम कर रही हैं उनको भी कभी दिखाएंगे आपको। शुक्रिया, धन्यवाद। और आपका भी ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।